वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर कुछ काफ़ी दिन गुजर गए, हमने गुफ्तगू नहीं की। अब कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल देख लें कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है। आज जो है अलीमा ख़ान ने मुलाकात की है बानी पीटीआई से जेल में। उसके बाद उन्होंने बाहर निकल कर मीडिया से गुफ्तगू की और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के इस वक्त जो है एक नहायत अहम मोड़ पर है। और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से नून लीग से बातचीत के इम्कान को यकसर जो है मुस्तरद कर दिया है और 26वीं आइनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात इस्टेबलिशमेंट के साथ मशरूत मुज़ाकरात और इसके अलावा जो है वो अदालती निज़ाम पर तनकीद जैसे मामला ना सिर्फ मुल्की सियासत में हलचल मचा रहे हैं, जो कि अलीमा ख़ान के बकौल बानी पीटीआई ने लगाए हैं, और बल्कि जो सियासी डेडलॉक है उसको भी मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सियासी डेडलॉक जो है मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। और क्या वाकई कोई डील नहीं हो पा रही या होने जा रही है? क्या यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी की मिसालें जो हैं एक ख़ास पैगाम दे रही हैं, और अली मीन गंडापुर की मुलाकात किस नई सियासी चाल का पता दे रही हैं? इन तमाम नुकात का हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले जोई साहब आपकी तरफ आऊँगा, जो आज अलीमा ख़ान ने बाहर निकल के मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या बानी पीटीआई की नून लीग से बातचीत से इनकार का मतलब सियासी डेडलॉक को मज़ीद गहरा करना है? बहुत शुक्रिया राय साहब। राय साहब, हम अक्सर व बेशतर कह चुके हैं इस बात को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त जेल से बाहर है, वो शायद चाहती ही नहीं है कि बानी चेयरमैन को जेल से बाहर निकलवाया जाए। उनकी मतलब जब भी कहीं बर्फ़ पिघलने का चांस होता है, कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई डाल दी जाती है या डलवा दी जाती है कि फिर वो तनाव उसी तरह दोबारा उस शिद्दत से आ जाता है। देखें, जो आपका पहले जो 7-8 दिन थे मई के, उसमें बहुत आसान था कि किसी न किसी फार्मूले पर आके तो इनकी बातचीत हो सकती थी, फ्रूटफुल बातचीत भी हो सकती थी। और उसके अंदर फिर जो बयानात हुए किसी से ढके छुपे नहीं हैं। चले, आपस में तो आप सियासत खेलें, जो मर्ज़ी करें आप, लेकिन जब मुल्क की बात आए तो फिर आपको ज़रा अपने ज़बान के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। बदकिस्मती से वो नहीं रखा जा सका है। और आपको याद होगा कि 6 या 7 की ये बात थी कि यही अलीमा ख़ान साहिबा बानी चेयरमैन से मिलने के लिए गई, और जिस दिन 2 बहनों की मुलाकात हुई थी, और उस दिन वहाँ पर ही बाहर खड़े हो गया उन्होंने ये कहा था कि देखिए नहीं जी, ये तो फिक्स मैच है दोनों का, और कभी भी मियाँ साहब की चूँकि वहाँ पर बड़ी शराकतदारी है तिजारती, तो वो इनके दरमियान जंग होगी नहीं। और दूसरा ये था कि अगर हुई भी तो वो मारेंगे और ये आगे से चुप हो जाएंगे। ये बयान जो है ये बड़ा सख्त नापसंद किया गया है। फिर उनके मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पार्टी के, उनका इंतहाई सख्त लबो लहजा, और बिलखसूस अगर शाहिद खट्टर की पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात की गई थी इसी हवाले से, वो भी जो ताकतवर हल्के हैं उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग की गई पाक भारत जंग के बाद, लेकिन 10 मई को जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह याब किया तो सूरत हाल फिर बदल चुकी है ना। देखें, एक वक्त होता है, उस वक्त तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका था, और मेरे ख्याल में नहीं, अब हुकूमत को नहीं ज़रूरत है, और ना ही कोई ऐसा मंजरनामे मुझे नज़र आ रहा है कि हुकूमत अब कोशिश करेगी डील करने की। अलबत्ता आज मुलाकात हुई है जो जेल के अंदर, अलीमा ख़ान साहबा की तो गुफ्तगू आपने सुन ली है। बैरिस्टर गौर साहब से जब मेरी बात हुई और उनसे मैंने इस हवाले से पूछा, उन्होंने कहा देखिए जी, हम तो ख़ान साहब ने तो कभी भी मना नहीं किया है बातचीत के, हमने दरवाजे तो कभी भी बंद नहीं किए हैं। ये अलग बात है कि ख़ान साहब ने पहले मना किया था कि हुकूमत के साथ बात नहीं करनी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बात करना चाहते हैं, हर वक्त हम बात करना चाहते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। कल जो गुज़श्ता दिन है पार्लियामेंट में, हम जब इसी हवाले से बड़ी टॉप की लीडरशिप थी उनसे हमारी बात हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड सारी वो बातें थी कि क्या सूरत हाल है जी, पीटीआई किसी जानब आ रही है नहीं आ रही है। तो अब वो भी खासे बातचीत के मामले में खासे मायूस नज़र आ रहे हैं, और ना सिर्फ उधर मायूस नज़र आ रहे हैं बल्कि साथ तहरीक चलाने के मामले में भी अब वो मतलब उनका कुछ वो करंट उनके अंदर नहीं रहा है, ना ही वो उतने लोग अब निकलवा तो सकते सर, ये हैं। जो 26वीं आइनी तरमीम पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं बानी पीटीआई, इसके क्या कानूनी और सियासी असरात हैं जिसकी वजह से वो इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं? राय साहब, 26वीं आइनी तरमीम एक हकीकत है,
पार्लियामेंट से मंजूर हो चुकी है। अब उसके ऊपर तफजात देखे, उसे रिवर्स पार्लियामेंट ही कर सकती है ना, फिर आपको 27वीं आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। तो अभी तो जहाँ है जैसे है की बुनियाद पर उसे कबूल करना पड़ेगा आपको। हाँ, आपके पास 2 तारीख अक्सरियत आती है, आप पार्लियामान के अंदर आएँ, 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएँ और उस तरमीम को आप ख़त्म कर दें। अब देखें उसमें आईनी बेंच के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। देखें आपको ये देखना होगा कि ये आपको पसंद है, ये नापसंद है, एक जज आपको पसंद है, दूसरा नापसंद है। माजी की मिसालें आपके पास मौजूद है। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था, बाहर आके जब मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़ा यहाँ पर रैली लेकर आए तो वहाँ पर जो बड़े बड़े कुतबे उठा रखे थे उठे, वहाँ पर ये लगा था कि सासू माँ के फैसले नामंजूर। साबिक चीफ जस्टिस थे अता बंदयाल, उनकी सास के हवाले से वो को लिखे होते जो बड़ी चीज़ें जो है वो वायरल भी हो चुकी थी। वो एक ऑडियो लीक हुई थी, उसके अंदर उसी को लेके तो फिर सारा चलाया गया था। उस वक्त साकब निसार आपको ठीक थे, वो पसंद थे। आज की चीफ जस्टिस आपको पसंद नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर सिस्टम के अंदर है ना, आपने टकरा के देख लिया, टकराव की पॉलिसी ये मई जा रही है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसने एक पूरी सियासत का जो था ना मंजरनामे को बदल के रख दिया। सही, ठीक है। और पूरी कौम जो थी वो अब एक तरफ हो गई थी और एंटी लोग जो थे वो मैं उन्हें एंटी स्टैप का नाम नहीं दूंगा या एंटी रियासत का नाम नहीं दूंगा, लेकिन जो एंटी लोग थे वो एक तरफ, या प्रो बानी चेयरमैन एक तरफ थे और बाकी पूरी कौम एक तरफ थी। देखें जिस हद तक इन 2 सालों के अंदर इस सपा सलार की आपने करेक्टर असैसिनेशन की है ना, कोई कसर आपने नहीं छोड़ी है। लेकिन अल्लाह ताला ने, वो 9 मई को वाक़या हुआ था, 10 मई को जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इस सपा सलार को दी है कि पब्लिक का माइंड चेंज हो गया है सर। इस जो फतह आपको मिली है, अब ये देखें कि एक आम बंदा पहले जो सोचता था इस बारे में, नहीं जी इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, ये रवैये देख के अब वो प्रो जो है वो पाकिस्तान आर्मी बन चुके हैं। वो पाकिस्तान आर्मी के हक में पोस्टें कर रहे हैं। आप आज़ादाना सर्वे करवा के आज उठा के देख ले, भेजें अपने रिपोर्टर को, जाके इसी बाजार नीचे मार्केट में वो सर्वे करे, आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान आर्मी के साथ या रियासत पाकिस्तान के साथ कितने लोग खड़े हैं और एंटी कितने लोग खड़े हैं। मतलब ये सूरत-हाल चेंज हो गई है। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। डिटू साहब, अगर बानी पीटीआई की आपको लगता है कि शराइत इतनी काबिल कबूल हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अगर उनसे बातचीत करना चाहे तो बातचीत हो पाएगी? काशिफ साहब, पहली बात तो ये कि बानी पीटीआई के साथ काफ़ी मसाइल हैं। एक तो वो अपनी बात पे कायम नहीं रहते और इसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया कि यू टर्न लेना एक लीडर की निशानी है। दूसरी बात ये कि बानी पीटीआई के पास गवर्नमेंट को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सियासी हवालों से जब मुज़ाकरात होते हैं या जब कोई बातचीत होती है तो उसमें 2 पहलू देखे जाते हैं। एक तो ये कि जिस फरीक से आप बातचीत कर रहे हैं उससे आपने क्या लेना है और बदले में आप उसको क्या दे सकते हैं। ऐसा कभी भी मुज़ाकरात नहीं हुए कि एक ऐसा कभी भी किसी जगह नहीं हुआ कि जब आप किसी से डील की बात तो वो कहते हैं मैं तो डील करता ही नहीं। ये हकीकत है या एक सियासी बयान होता है? ये देखिए, उनके सियासी बयानात का एक कई बार पोस्टमार्टम हो चुका है। अब उनके जो खुद के चेयरमैन हैं जो कहते हैं कि हमने तो बातचीत के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं किए, तो वो फिर किससे बातचीत करना चाहते हैं, किस मामले पे बातचीत करना चाहते हैं? देखिए, जब तक सियासी एजेंडा और अपनी जो पॉलिसी लाइन क्लियर नहीं होती तब तक चीज़ें कभी भी आगे नहीं होंगी। अभी हाल ही में आपको पता है एक तनाज़ा था जो कि सिंध में और पंजाब के दरमियान था। अब पीयूष पार्टी के ऊपर सिंध के लोग कहते थे कि जी आपने उनके साथ मिलकर एक चीज़ की है। अब उन्होंने एक चीज़ की आगे रखा कि जी सिंध के लोगों को फला चीज़ पे एतराज़ है। इन्होंने कहा क्योंकि हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके एहतराम में जब तक के सिंध की आवाम राज़ी नहीं होती तब तक हम इससे बैकफुट पे आ जाते हैं। एक कोई एजेंडा तो होता है, क्लियरिटी तो होती है। इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना कोई इनके पास क्लियरिटी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की वजह से, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो लोग जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से इख्तलाफ रखते थे, उनकी कोई पॉलिसीज़ के अंदर खामियां बताते थे, तो अब हमें ऐसा लगता है जैसे वो भी एंटी स्टेट हो गए, क्योंकि इन्होंने वो जो सियासी बयानिए की मुखालफत थी या जो एक नज़रियाती मुखालफत थी उसका फ़र्क ही ख़त्म कर दिया है। देखिए, बानी पीटीआई को ख़ुद
क्योंकि पीटीआई के अंदर बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग वोट लेकर आए इमरान खान के नाम पे। अब बानी पीटीआई को खुद अगर ये बात समझ नहीं आ रही कि रियासत एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है, उनको इख्तलाफ शहबाज शरीफ की सरकार से, उनको अगर नापसंद है तो आसिफ अली जरदारी नापसंद है। अब उसमें अगर वो उस सारे मामले में अगर इस बुनियाद पे आगे बढ़ना चाहते हैं कि अगर पीटीआई नहीं है तो पाकिस्तान नहीं, तो इससे कौम कभी भी कबूल नहीं करेगी। अब अगर आपने बयान देना है, अगर आपने मुज़ाहमत करनी है शुरू, तो मैं कहता हूँ कि हम उनके साथ जाने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ में एक ख़राबियाँ हैं, जहाँ जहाँ मईशत का मसला है, जहाँ जहाँ महंगाई का मसला है, जहाँ जहाँ पॉलिसी लाइन गलत है, जैसे हम उनके काफ़ी पॉलिसीज़ में एक मिसाल आपको देता हूँ। पिछले कई बार टेन्योर ऐसा है कि जहाँ पर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि जी पेट्रोल की कीमतों में कमी होना है, कमी होना है। एंड टाइम पे गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की। साथ में बयान ये बताया कि जी हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी होने के हवाले से जो पैसे बच रहे हैं सरकार को, ये बलूचिस्तान पे लगाएं। हम उनसे पूछते हैं कि अगर ये पेट्रोल की कीमतें कल को आलमी मार्केट में बढ़ जाएं तो गोया आपने बलूचिस्तान में जो तरक्याती काम करने सारे बंद करवा देने। तो इस तरह की कई झोल हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में जिस पर बात करने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई को चाहिए कि वो एंटी पाकिस्तान मूवमेंट चलाने के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, बिजली की कीमतों के ऊपर और जितने भी मसाइल हैं उनके नाम पर आएँ, इधर धरना देते हैं आके कि जब तक आप फला फला पॉलिसीज वापस नहीं लेते उसमें आपको अवामी हिमायत भी हासिल हो सकती है। अवामी हिमायत हासिल होगी। सिर्फ एक ही बात आपका डिटू सा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शहजाद साहब, ये जो लीमा खान ने बाहर आके एग्जांपल दी है कि बानी पीटीआई ने एग्जांपल दी है यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी की, वो जो एक मिसाल दी है, तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं इस दो एग्जांपल से? काशिफ साहब, पीटीआई के साथ मसला ये है कि वो किसी का वालिद अचानक फोत हो जाए ना, तो उसकी औलाद हो और वालिद उसको समझाता रहा हो लेकिन औलाद ना समझी और बाप फोत हो जाए, तो उसके बाद फिर औलाद को समझ नहीं आती कि हमने जाना किस सिमत में है। तो यही कुछ पीटीआई के साथ हुआ है। जब से इन्होंने अपने जो जिनको ये कहते थे कि हमारे वालिद हैं बाजवा साहब, जब से वो इनसे रुखसत हुए हैं तो इनको तो एक्चुअली समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। और अगर ये कहा जाए कि ये सियासी यतीम है तो बेजाना होगा। सही। तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त पार्टी के अंदर बहरान है, ये तब से ये बहरान एग्जाम्पल देखे ना जी, ये हर आदमी को समझ ही नहीं आ रही ना हमने करना क्या है। एक ख़वातीन की जमात बन गई है, एक वकीलों की जमात बन गई है, एक सियासतदानों की जमात बन गई है। जो जिस दिन अडयाला जेल से मिल के आ जाता है वो समझता है अब मैं ही चेयरमैन। वर्करों की कोई जमात, हाँ, हर एक अपना चूरन बेच रहा है और वो उसको समझ नहीं आ रही। और यही इस पार्टी की खराबी है। तो अब आप ये देखें कि इनके पास टास्क कोई नहीं है। अच्छा क्या हुआ जी, वो हमला हो गया पाकिस्तान पे, खान को बाहर निकालें। बारिशें हो गई हैं, खान को बाहर निकालें। फलाना मामला हो गया, खान को बाहर निकालें। और भाईजान खान अंदर है, अल्लाह की मेहरबानी से जंग भी जीत ली है, सारे मामलात हो गए। आप वो तहरीक चलाएं, आप उस एक कॉज के ऊपर स्टैंड करें। हाँ, नहीं सियासी इंतकाम तो है ही कोई नहीं ना जी। मुकदमा तो अदालतों में पड़ा हुआ है ना। वो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने या जन्ना आसम साहब ने। ये कल हमारे रिपोर्टर ने खबर दी, मैंने पूछा उससे कि एहतसाब अदालत का सबसे पुराना मुकदमा, उसने कहा जी एवन फील्ड का मुकदमा सबसे पुराना है। वो भी तो एहतसाब अदालत सर, वो भी तो चल रहा बात ही है है और सबसे बड़ी मालियत का मुकदमा है वो बानी पीटीआई मैं कहता हूँ सेंचुरियां दो मुकदमे पैरेलल है। और बात ये है और आज साहब ऊपर अपने लिए 100 मुकदमे, जरताज गुल के ऊपर 80 चौधरी साहब बात सुने, मेरी बात सुने। ये कब्रें अपनी खुद खोदते हैं। ये न पाकिस्तान के साथ मुखलस नजर आते हैं, न ये रियासत के साथ मुखलस नजर आते हैं। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। देखिए अलीमा खान का बहुत बड़ा बयान था जो मिस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान, इंडिया जो है ये पाकिस्तान को मारेगा, पाकिस्तान मुंह आगे कर देगा। और वो थप्पड़, यार ये आपको सूट करता है? आप एक तरफ पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ आप इंडिया के तौर के ऊपर आप पाकिस्तान को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपको आपने बेड़ा गर्क करवाया आपके अपने सोशल मीडिया ने। पहले आपने उनको खुली छूट दे दी, फिर वो उन्होंने अब आपको भी क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल गंदा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि जिस वक्त ये बाहर आते हैं। अब आप ये देखें आज के दिन क्या हुआ है। आपने पहले भी अदारों को लड़वाया, आज भी लड़वाया। आज भी वहाँ से एक फुटेज आई है, वहाँ पर केपीके की पुलिस और पंजाब पुलिस को आपने आपस में लड़वा दिया। ये क्या आप साबित कर रहे हैं? क्या पंजाब की पुलिस जिस वक्त आप यहाँ पर आएंगे आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी?
ये आप लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, जंग करवा रहे हैं, आप पाकिस्तान के मुखलस बनते हैं तो पहले पाकिस्तान का सोचिए। आपके खान को कुछ नहीं होता, खान आ जाएगा बाहर अगर आना हुआ तो। इस तरह देखो जी, ये तो आएगा, ये आएगा जरूर, किस हालत में आएगा ये मुझे नहीं पता भाई। इस हालत से क्या मुराद है? और बात कर रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, देखें जी जी डिटू साहब, मैं आपको एक जवाब देता हूँ। देखिए, हम ये कहते हैं कि इमरान खान कल धरना दे दे इधर, उसमें रखे कि जी इवन फील्ड केस वापस खोलें, आसिफ जरदारी के जो फेक अकाउंट्स वाले केसेस थे वो वापस खोलें, आसिफ जरदारी के ऊपर जो बकरी चोरी का केस है ना वो भी खोलें, लेकिन वो उधर आए ना जो अवामी मसाइल हैं। 3.5 साल वो गवर्नमेंट में रहे तो खोलते ना केस, 3.5 साल उन्होंने क्या किया है? सर आपको तो यही तो करते रहे, और उन्होंने किया क्या है मुझे ये बताएं। उन्होंने देखे बानी पीटीआई थे, उन्होंने क्या कहा, हम उनके पीएम का इजलास कवर करते थे, महंगाई है हमने नोटिस ले लिया, फलाना मामला हो गया हमने नोटिस ले लिया, हमने जखीरा अंदोज को नोटिस ले लिया। आप प्राइम मिनिस्टर बने, आपसे पूछा कि महंगाई है मुल्क में, आपने कहा मैं आलू प्याज टमाटर के रेट बताने नहीं आया हूँ। तो जब आपके लीडरशिप में ये चीज़ होगी, आप कुछ डिलीवरी करने के बजाय भैंसें, कट्टे, बच्चे और पता नहीं अंडे और बकरियां देंगे तो उस मुल्क का तो यही हाल होगा। फिर आपके पीछे जो आपकी लोग हैं वो फिर आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। ये जो सलमान और कासिम के इंटरव्यूज़ आए हैं तो, और पाकिस्तान वापसी की ख्वाहिश का उन्होंने इज़हार किया है, तो ये बानी पीटीआई की सियासत की हिकमत अमली का हिस्सा है या कुछ और आप देख रहे हैं? इसको किस नज़र से देखते हैं इन इंटरव्यूज़ को? सब ये जो मई है ना, ये बड़ा हैरान कुन रहा है हमेशा पाकिस्तान के लिए, और बड़ा सरप्राइजिंग भी रहा है ये। जैसे आप देख लें 28 मई को हमने धमाके किए थे और पीछे 17 दिन वो कैसे गुजरे थे। फिर ये मई जो 2 साल पहले वाला एक मई था वो भी बड़ा सरप्राइजिंग रहा, इस दफ़ा भी आप देख लें। तो अब वो सियासी तौर पर कोशिश की जा रही है, और ज़ाहिर है पीछे कुछ दोस्त ममालिक भी हैं, कुछ दोस्त कुव्वतें भी हैं, उनकी भी ये कोशिश है कि वो भी सामने है, क्योंकि नहैल, नकम्मी और नखट्टू लीडरशिप सारी इकट्ठी हो गई है, इनसे कुछ हो नहीं सकता है। तो वो मोहब्बत पिदरी में उन्होंने सोचा कि अब हम आएँ, और ये एक हिकमत अमली अपनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंटरव्यूज़ की हद तक तो ठीक है, वो पाकिस्तान आने का रिस्क लेंगे, ये मुझे नहीं लगता। और ना ही कोई ऐसी हिकमत अमली है, ना उनकी वालदा शायद उन्हें, ना ही उनकी वालदा, चूँकि वो रहती है अपनी वालदा के पास है, तो इतनी ज़्यादा तो एफिलिएशन नहीं है। वो उसी वक्त आए थे जब मेरे कप्तान प्राइम मिनिस्टर बने थे, को पता तो उस वक्त खबरें तो ये भी थी कि साथ कुछ बड़े ख़ास 2-3 मेहमान भी थे बनी गाला में। लेकिन चूँकि उस वक्त खान साहब के ऊपर भी एक अच्छे दोस्त थे उनके, अब मैं उसे भी मैं शफकत पिदरी तो नहीं कह सकता, इसलिए वो खबरें बाहर नहीं निकली थी कि वो शख्सियात कौन थी, लेकिन बड़ी अहम तरीन शख्सियात उस वक्त आई थी। ये मुसद्दका ये रिपोर्ट्स हैं, तो शहजाद साहब को तो शायद हो सकता है पता हो। तो शहजाद साहब थोड़ा मुस्कुरा रहे, मैं चाहूँगा कि इजाज़त से पूछूं। जी शहजाद साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस वो जिस पीटीआई का नाम आता है हंसी निकल जाती है, मैं क्या कहूँ। हमेशा ऐसा करें, इस मुल्क की बड़ी जमात है जी, आपको 8 घंटे के इलेक्शन में पता चलेगा। सर देखें, वो आएंगे भी तो वो क्या करेंगे? एक तो सबसे बड़ा इशू उनका यही होगा जो शुरू में हमारे बिलावल साहब का था कि वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे। सही, क्योंकि उर्दू उनकी भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो उर्दू में आके तो यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकें, और सानवी चीज़ें हैं, मतलब नहीं उस तरह नहीं कम्युनिकेट कर सकते। तो ये ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा है। दूसरी जो पीटीआई के अंदर की बात है ना सर, कि बतौर बीट रिपोर्टर अब मुझे इस पार्टी को कवर करते हुए 23 साल हो रहे हैं सर। 23 साल एक बड़ी उम्र है, और मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल कर क्या रही है, और करना क्या है इन्होंने? करना इन्होंने किया आधा तीतर आधा बटेर। खान साहब बैठे हुए हैं, उधर से हुक्म आया है जी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी तब्दील कर दें जुनेद अकबर खान को। हमने खबर बनाई, वो चेंज हो गया जी, रात को पता चला नहीं, खान साहब ने कहा जी उसे वापस लगाएं उधर। ठीक है, मतलब एक कंफ्यूज, टोटल वो कंफ्यूज है। सही हो गया, फिर वो ज़ाहिर है कि जो जिनके साथ वो लगे हुए हैं वो भी बड़े दिलचस्प किरदार हैं। अगर उनका जिक्र ना करूं, ये जो कि आखिरी सेगमेंट है तो मैं वो जिक्र करता एक छोटा सा बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। एक बड़े ख़ास किरदार हैं इस वक्त पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, और उनके पास इस वक्त है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई। अब महमूद खान अचकज़ई इन सबको लीड कर रहे हैं उस प्लेटफार्म के ऊपर। आप ये देखें ज़रा,
پھر کہتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یا ہم جیسے جو ان کے ویل وشر ہیں وہ اب اگر باتیں کرنا شروع ہو گئے، جس کا مطلب دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہے نا. کہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا ہے، آپ ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں. آپ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، آپ ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں اپنی افواج کی، اسٹیبلشمنٹ کے ہر جگہ پر آپ رگڑا دے دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. یہ بھی برائی اسٹیبلشمنٹ، یہ بھی برائی کی جڑ اسٹیبلشمنٹ. انڈیا حملہ کرتا ہے، آپ ایک لفظ نہیں بولتے انڈیا کے خلاف. پاکستان انڈیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، آپ ایک لفظ اس کے اوپر نہیں بولتے. یار پھر آپ کی جماعت، افغانستان کا ایشو ہو جائے، پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے جی، افغانیوں کو آپ جانا چاہیے. معافی چاہتا ہوں، 1 منٹ شاید میں آپ کا زیادہ لے لوں. وہ بوجھ ہیں ہمارے اوپر، ہماری معیشت کے اوپر بوجھ ہیں. اور پھر جو کچھ انہوں نے اس جنگ کے دوران کیا ہے، اب تو ہماری مکمل آنکھیں کھل چکی ہیں نا. ان کو واپس بھجوائیں، اچکزئی صاحب کو تکلیف. ایران کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو بن جائے، اچکزئی صاحب کو تکلیف. لیکن پاکستان اور انڈیا کا آپس میں ایشو بن جائے تو اچکزئی صاحب چپ. پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اسپیکر، کسٹوڈین آف ہاؤس ہے نا اسپیکر، اسپیکر کو آپ حوالدار کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مودی کو بھی تو کم از کم ایک لفظ کہہ دیں، ہم بھی تو فخر سے کہہ سکیں کہ آپ اس ملک ٹائم بڑا شارٹ ہے. میں اپنے ڈیتو صاحب یہ جو علی مین گڈھا پور سے ملاقات اور کے پی قیادت کے مشورے، کیا لگتا ہے آپ کو کوئی نئی سیاسی حکمت عملی کے پی کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں کے پی کے حوالے سے تو حکمت عملی جو بنائی گئی تھی وہ اس پہ آلریڈی کام چل رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ہو، چاہے بیرسٹر گوہر ہو، چاہے علیمہ خان ہو، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک انڈیویجول کردار کے طور پہ اپنی اپنی چیزیں آگے چلانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. دوسری بات، میں ذرا چودھری صاحب کی اچھا ہوا انہوں نے مان لیا کہ یہ اندر سے ان کے ویل وشر تھے، لیکن آج کل ان کو ذرا سمجھ آ گئی ہے. سر میرے لیے پاکستان پہلے ہے نا. ہمیں تو یہ پہلے دن پتہ چل گیا تھا جس وقت عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، تو اس کے چند دنوں بعد ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ بھائی جان یہ کمپنی چلے گی نہیں، آگے آپ کی مرضی ہے. اب پرابلم یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ دیکھیں، اور آپ نے وہ کتاب بھی نہیں مارکیٹ میں آنے دی. محمود خان اچکزئی جہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ جی تحفظ آئین پاکستان، تو یہ بات بالکل درست ہے. تحفظ آئین پاکستان ہونا چاہیے، سیاسی اختلافات ہونے چاہیے. پرابلم یہاں پر آتا ہے، وہ آتا ہے جو دو چیزیں میں نے بڑے عرصے سے، کیونکہ ڈیفینس رپورٹنگ بھی کی ہے، انٹیریئر بھی کر رہا ہوں، تو اس میں نا دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک موجودہ گورنمنٹ کی نالائکی، بہت معذرت کے ساتھ آپ کا جو چیمپئن پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، انہوں نے ابھی اعلان کیا تھا کہ جی ہم فلاں تاریخ بالکل لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد افغانیوں کو یہاں سے بھیجیں گے. اس کے بعد اچانک پتہ چلا کہ جی وہ ان کے خلاف جو آپریشنز چل رہے تھے ان کی گرفتاریاں بالکل خاموشی ہو گئی، اور اس کی انہوں نے وضاحت بھی نہیں کی. سر ڈیتو صاحب بڑی بہت معذرت، میرے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے. ایک آخری کوئک آنسر شہزاد صاحب، آخری ایک 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. معذرت ڈیتو صاحب کو بھی میں نے کاٹ دیا. وہ جو انہوں نے آخری الفاظ کیے ہیں، چیمپئن، فجر کی نماز کے بعد سوئمنگ کرنے والے پرائم منسٹر صاحب، یہ افغانیوں والی بات پہ آپ بتا دیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں؟ جی بالکل کریں گے. ابھی ان کے ساتھ دیکھیں چیمپئن پرائم منسٹر جو جی ان کے معاملات چل رہے تھے، ہم نکال بھی رہے تھے، گرفتاریاں بھی ہو رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، اس کو اب دوبارہ جو ہے افغان کیا جائے گا. جی کیا، ان سے بات بھی کر لی ہے. اس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ نے بھی بات کی ہے. اور اس دفعہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ موقف کی تائید کی ہے کہ پاکستان سے جو افغانستانیوں کا انخلا ہے اس کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. صحیح ہے، بہت شکریہ. میرے پاس یہاں پہ ایک جملہ دے دیں، یہ آپ کا نا ایک یہ جو پاکستان میں آل ان ون قسم کے منسٹرز ہیں نا، سب سے زیادہ تباہی تو ان کی وجہ سے ہوتی ہے. بہت کام کیا جی وزیر خارجہ کی میں تائید کروں گا، انہوں نے بہت کام کیا ہے، فنانس میں بیڑا غرق کی ہے، لیکن خارجہ امور میں انہوں نے بہت شکریہ میرے مہمانوں کا. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کے لیے شرائط اور عدالتی نظام پر اعتماد کی کمی اور اندرونی و بیرونی بیانیاں ایک نازک سیاسی فضا کو جنم دے رہے ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم ہو یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، ہر معاملہ ایک نئے سیاسی موڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور سلیمان اور قاسم کی واپسی کی خواہش ہو یا آرمی چیف کے عہدے سے متعلق خاموشی پر، ہر پہلو میں ایک حکمت عملی چھپی ہوئی نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. اور پی ٹی آئی اپنا اگلا قدم کیا اٹھائے گی، ان کے 23 سال پرانے بیٹ رپورٹر کو بھی نہیں پتا، نہ ان کے کارکنان کو پتا ہے، نہ ان کے کسی اور ورکر کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اب کرنا کیا ہے. جب وہ خود کلیئر نہیں ہے تو پھر عوام کیسے کلیئر ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.